Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, Sun, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ इंडिया बिल्ड न्यूक्लियर पावर विदाउट हेल्प। अभी आपको पता है कि ईरान और यूएसए के जो अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो न्यूक्लियर पावर है। तो क्या है कि इंडिया ने जो है वो बिना किसी की हेल्प के, मतलब ये चीज़ एक इम्पॉसिबल चीज़ एक लगती है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ अचीव की। तो देखते हैं कैसे की, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमारे भारत देश की अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो एक तारीख अलग से निकल के आती है। वो तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 मई 1974। ये वो दिन है जब राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज के अंदर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन किया जाता है। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया उस दिन हाँ, न्यूक्लियर पावर क्लब स्माइलिंग में आ गया बुद्धा था, था नाम दुनिया का उसका। चौथा ऐसा देश। इनफैक्ट अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, उसकी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बाद सिर्फ इंडिया था जिसने ये करके दिखाया था। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाँ। अचीवमेंट था ये। और फिर अगले हफ्ते जो हुआ वो इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन बहुत बुरा मजाक था इंडिया के लिए। अमेरिका की लीड में दुनिया के बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज थे, उन्होंने एक कार्टेल बनाया। उस कार्टेल का नाम रखा गया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, यानी कि एनएसजी। इसका नाम ही काफी था। इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर इक्विपमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, यह मकसद था इसका। कनाडा ने रातों रात इंडिया का रिएक्टिव प्रोग्राम के लिए जो सपोर्ट था सब कुछ रोक दिया था। अमेरिका ने फ्यूल सप्लाई रोक दी थी, यूरोप ने भी डोर्स क्लोज कर दिए थे। एक देश जिसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे इफेक्टिवली दुनिया के न्यूक्लियर सिस्टम से बाहर कर दिया गया था 50 साल के लिए। अब मैं आपको जरा एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके लिए 50 साल तक दुनिया के हर एक न्यूक्लियर दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे? दो रास्ते आते हैं आपके पास। पहला रास्ता है टूट जाओ, हार मान जाओ, न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारे सपने छोड़ दो, अबैंडन कर दो। दूसरा रास्ता है अपने हाथ में अपनी तकदीर ले लो, सब कुछ खुद बिल्ड करो अकेले। इंडिया ने यहाँ पे दूसरा वाला रास्ता चुना, और उस चॉइस ने एक ऐसी चीज को बिल्ड किया जिसकी वैल्यू अभी 52 ईयर्स के बाद पूरी तरह से हमें समझ में आने लगी है। BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। होमी भाभा ने इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी एक विजन के साथ में। वो जानते थे कि इंडिया के पास यूरेनियम बहुत ज्यादा कम है, ग्लोबली सिर्फ 1% रिजर्व्स, लेकिन इंडिया के पास कुछ और था, थोरियम। दुनिया के जाने मारे थोरियम रिजर्व्स का 25% इंडिया के पास है। हमारे राजस्थान के रेगिस्तानों में, या फिर केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा के बीचेस में, वहां पे जो मोनोजाइट सैंड होती है ना, उसके रूप में पाया जाता है थोरियम। बार्क का एस्टिमेट ये कहता है कि अगर आप इंडिया की इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स भी देखोगे ना थोरियम के, तो बॉस हम 400 साल तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हर साल कंज्यूम कर सकते हैं। 400 साल तक। लेकिन थोरियम सीधा सीधा काम नहीं करता है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ और आपको करना पड़ता है। इसके लिए पहले आपको यूरेनियम चाहिए, फिर एक स्पेशल टाइप का रिएक्टर आपको बनाना पड़ता है, फिर वहां पे थोरियम को आप लेके आते हो। ये सब करते कराते 3 स्टेप का प्रोसेस बन जाता है। और बार्क ने डिसाइड किया कि वो इन 3 स्टेप्स को खुद डेवलप करेगा, अकेले, बिना किसी भी बाहरी हेल्प के। ये 3 स्टेजेस न्यूक्लियर प्रोग्राम कहलाता है। स्टेज नंबर 1, इंडिया के लिमिटेड यूरेनियम से प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स को चलाओ। स्टेज नंबर 2, उन रिएक्टर्स से निकले प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में यूज करो, जिससे और ज्यादा प्लूटोनियम में बने और पावर भी बने। स्टेज नंबर 3, उस प्लूटोनियम को थोरियम के साथ कंबाइन करो, उससे रिएक्ट कराओ, उससे भिड़ाओ, जिससे एक सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूल साइकिल क्रिएट होगा जो कि सेंचुरीज तक चलेगा। रिजल्ट इज पावर ही पावर, पैसा ही पैसा। नहीं, ऐसे नहीं होता, बट बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया में किसी ने भी प्रैक्टिकली करने की कोशिश नहीं की थी स्केल पर। इंडिया ने की, अकेले, आइसोलेशन में, जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे उसके बाद। और 6 अप्रैल 2026 को एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद, बहुत ज्यादा R&D एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बहुत लंबे इंतजार के बाद एक चीज हुई जो कि इस पूरी दुनिया का जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो हमारे ऊपर ले आया। कहां पर? कलपक्कम, तमिलनाडु। भाविनी नाम से जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, वेल, इसने क्रिटिकलिटी अचीव करी रात के 8:25 पर। क्रिटिकलिटी का मतलब समझ रहे हैं? रिएक्टर में सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन चेन शुरू हो गई थी। इंडिया दुनिया का दूसरा देश बना रशिया के बाद जो कि कॉमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेट करता है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, बिना किसी बाहरी हेल्प से। 50 साल की मेहनत का ये वो मोमेंट था। अब यहां आपको एक सेकंड रुकना होगा, मैं आपको थोरियम का वो एंगल बताऊंगा जो कि लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं या फिर भूल जाते हैं कि कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट है। दुनिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी भी यूरेनियम पे चलते हैं, ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स सीमित हैं, लेकिन थोरियम फ्यूचर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का प्रेफर्ड फ्यूल बन सकता है। और इंडिया के पास 25% दुनिया का थोरियम है। और बार्क का एस्टिमेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इतना थोरियम है हमारे पास, 400 साल तक 500 गीगावाट का पावर हम कंज्यूम करते जा सकते हैं। अब जरा इसीलिए सोचो आप इस आयरनी को, वहां पे यूनिट्स फ्री 1974 में मिलते जिस हैं। देश को न्यूक्लियर पावर के पूरे कॉरिडोर से हर दरवाजे को बंद हमें भी करके थोड़ा बाहर दे निकाल दो। दिया गया था, उसी के पास आज वो टेक्नोलॉजी है,
वो फ्यूल है जो कि बॉस न्यूक्लियर का फ्यूचर चलाएगा। खाली हम इसलिए इसमें हाँ। नहीं है, यहाँ पे चाइना भी है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, वो कुछ और कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल हम इंडिया पे फोकस करते हैं। आप जरा सोचो, जिस देश को पनिशमेंट मिली थी उसने उस पनिशमेंट के दौरान अपना खुद का न्यूक्लियर इकोसिस्टम बिल्ड किया है, और अब दुनिया का न्यूक्लियर फ्यूचर उसी इकोसिस्टम की तरफ झुकने का पॉसिबिलिटी बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बॉस आइसोलेशन का नुकसान जरूर हुआ है हमें, प्रोग्रेस बहुत स्लो हुई, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बंद हो गए थे, और 1998 में पोखरण 2 टेस्ट के बाद फिर से सैंक्शंस का राउंड आ गया था। तब एक टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब बाद में आए, उन्होंने एक बड़ा सियासी रिस्क लिया, इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, और डील हो गई। अमेरिका ने इंडिया को उसके बाद जाकर के एनएसजी वेवर दिलाया आने वाले कई सालों के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने बिना न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फ्यूल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक्सेस पा लिया था। और इसी के साथ इतने लंबे सालों का जो टेक्निकल आइसोलेशन था वो खत्म हो गया था, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन आई वो पूरी स्पीड से दिख रहा है। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी आज के दिन देखो तो 8.8 गीगावाट्स पे है, टारगेट है 100 गीगावाट्स बाय 2047, यहां से बहुत ज्यादा 22 सालों के अंदर। इसके लिए जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं भी पैची चल रही है, लेकिन कदम बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। कलपक्कम से लेके कुदनकुलम प्लांट रशिया के साथ बनाया जा रहा है, अब एक्सपैंड किया जा रहा है। जैतापुर महाराष्ट्र में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने का प्लान है, 10,380 बहुत मेगावाट की ज्यादा हो रहा है कैपेसिटी होगी, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, सारा प्रोसेस और फास्ट करने के लिए फ्रांस का हम साथ ले रहे हैं। और दिसंबर अच्छा 2025 में फ्रांस, इंडिया हाँ की सच पार्लियामेंट ने फ्रांस को भी एक इन्होंने। हिस्टोरिक बिल को पास किया, शांति बिल, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बड़ा नाम है, बट बेसिकली क्या है, 60 साल पुराना एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो था 1962 से जो चल रहा था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये बिल क्या करता है, पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में प्राइवेट इंडियन कंपनीज को न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने, ओन करने और ऑपरेट करने की शक्ति मिली है यहाँ से। और सिर्फ ये नहीं, 49% एफडीआई का भी ऑटोमेटिक रूट यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। एनरिचमेंट, हैवी वाटर प्रोडक्शन, स्पेंट फ्यूल मैनेजमेंट, ये सब कुछ गवर्नमेंट के पास रहेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ जो भी आपका आता है न्यूक्लियर वैल्यू चेन के अंदर, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। और इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड फरवरी 11, 2026 को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अडानी पावर की 100% सब्सिडियरी है, और अडानी सिर्फ अनाउंस नहीं कर रही है, उन्होंने 2 सब्सिडरीज भी खोली हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस भी चल रही हैं इनकी एक 1.6 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, जहां पे 8 एसएमआर्स को लगाया जाएगा। एसएमआर्स का मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि इंडिया के इंडिजिनस बीएसएमआर 200 डिजाइन पर बेस्ड होगा। और ये डिजाइन किसने बनाया है, हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। और सिर्फ यही लोग नहीं कर रहे, अच्छा। टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू हाँ। एनर्जी, जिंदल स्टील एंड पावर, हिंडाल्को, सब कंपनीज ने मिलके एनपीसीआई जो है ना पावर इंडिया को कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपने अच्छा रिक्वेस्ट फॉर कर रहे प्रपोजल्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं। एंड ये प्रेस रिलीजेस नहीं है, ये एक्चुअल कैपिटल एलोकेशन की बेट्स हैं, एंड ये सब मैं अपनी पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, जाके जरूर उसको देख लेना। इंडिया का जो बार्क है, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने अपना खुद का इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी बनाया है, ये एक बहुत बड़ा बेट है। हमारी सरकार ने इसके पीछे 20,000 करोड़ एलोकेट किए हैं इस पूरे न्यूक्लियर मिशन के लिए। और इसके सबसे पहले यूनिट का जो प्रपोज साइट है तारापुर महाराष्ट्र, वहाँ पे 5 इंडिजिनस एसएमआर्स लगाने की बात है 2033 तक। जब ये सब कुछ हो जाएगा, आप जरा सोचिए यहाँ पे कितना ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगा, पूरी नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि आज के एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब ये सारी बातें हमने यहाँ समझ ली है, यहीं पे एक और चीज क्लियरली दिखाई देती है। 1974 में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट के बाद दुनिया ने इंडिया को बाहर कर दिया था। इंडिया ने टूट के रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन्होंने अपना खुद का एक 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिजाइन किया अकेले। काफी लंबा समय लगा, लेकिन इंडिया ने अचीव किया। उस प्रोग्राम की तरफ बड़े बड़े कदम उठाए। इंडिया ने 500 गीगावाट्स के थोरियम रिजर्व्स और 400 साल के फ्यूल के अराउंड अपना पूरा का पूरा ग्रोथ चार्ट बनाया। इंडिया ने अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अचीव किया, दुनिया में दूसरा ऐसा देश बना जिसने इंडिजिनियसली ये चीज करके दिखाया है। और अब FY26 में एक नई लॉ, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री, अडानी, टाटा, रिलायंस, एल&टी, हिंडाल्को, ये सब एक साथ अभी हो रहा है। कुछ लोग पूछेंगे क्या इंडिया ने 50 साल वेस्ट किए? मेरे हिसाब से वेस्ट तो नहीं किए, यहाँ पे और बहुत कुछ हुआ। ऑफ कोर्स दरवाजे जब इतने बंद हो जाते हैं, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, पर इंडिया ने 50 साल लगाए अपना खुद का न्यूक्लियर इकोसिस्टम बिल्ड करने में। वो इकोसिस्टम जो अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, बढ़ने के लिए रेडी है। वो देश जो कि इन सारे दरवाजों से बैनिश था, वो आज के दिन न्यूक्लियर की नई दुनिया के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन में आके खड़ा हो चुका है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उस पेशेंस की डिलीवरी है। और अब पेशेंस का वक्त खत्म हो रहा है, अब एग्जीक्यूशन का समय आ चुका है। इसी बात पे दोस्तों जय हिंद बोलने का समय आ चुका है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। इसी बात पे अगले डीप डाइव में मिलते हैं। आप देख रहे हैं ओके गाइस, ये थी वीडियो। और जो है इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर पावर को अचीव किया बिना किसी
की हेल्प के। और मैं इस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी जब ये सारी चीज़ें हुई उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरह से जो है वो रात को सारे एक्सपेरिमेंट वो करते थे। यूएसए के जो जहाज थे वो उस जगह पे रेगिस्तान पे घूमते थे, वो मिट्टी उड़ाते थे और फिर उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते थे। मतलब उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। और अभी एनर्जी पावर भी जो है वो बन रहे हैं, मतलब उन्होंने वहाँ पे यूनिट्स वगैरह भी फ्री दिए हुए हैं। बहुत अच्छी, बहुत कमाल की वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।